नमस्कार, विशेष में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्या और आज विशेष में बात अमेरिका और ईरान के सीज फायर की, जिसका स्वागत तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन किसी को यह समझ नहीं आ रहा है कि सीज फायर में जीत आखिरकार किसकी हुई और किसकी हार। सीज फायर की शर्तें क्या रहीं, इस पर 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में चर्चा होगी और उसी के बाद सही स्थिति का पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इतना तो समझ में आ गया है कि अमेरिका भले ही कितना ही कहे, लेकिन उसके उन उद्देश्यों के पूरा होने पर सवाल उठ रहे हैं जिनके साथ उसने इस युद्ध को शुरू किया था। सीज फायर की इनसाइड स्टोरी पर हमारी ये पहली रिपोर्ट देखिए। They're going to have no bridges. They're going to have no power plants. Stone Age is in. ट्रंप तो ईरान को पाषाण काल में भेजने की बात कर रहे थे, ईरान की सभ्यता खत्म करने की धमकी दे रहे थे, कह रहे थे कि ईरान से पिछले 47 वर्षों का हिसाब लूंगा। दावा कर रहे थे कि 47 वर्षों में जो अमेरिका के 7 राष्ट्रपति नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊंगा। तो फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप सीज फायर को तैयार हो गए? इस सीज फायर में कौन जीता, कौन हारा? क्या ईरान की जीत हुई या अमेरिका ने सरेंडर किया? क्या अमेरिका अपने उद्देश्यों में कामयाब रहा? ईरान के 450 किलो एनरिच्ड यूरेनियम का क्या होगा? क्या ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टोल वसूलेगा? इजराइल अमेरिका के सीज फायर को कितने दिन तक मानेगा? ये वो सवाल हैं जिन पर दुनिया चर्चा कर रही है, क्योंकि सीज फायर तो हो गया, लेकिन बहुत से सवालों के जवाब अधूरे हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि ईरान को धमकियां दे रहे ट्रंप अचानक से सीज फायर को कैसे तैयार हो गए? ट्रंप ने कल ही ईरान को बहुत बड़ी धमकी दी थी, कहा था कि ईरान की सभ्यता खत्म कर देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे डिप्लोमेटिक बातचीत हो रही थी, ईरान से डील की तैयारी चल रही थी और ट्रंप सिर्फ खोखली धमकियां दे रहे थे। सूत्र बता रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैनिक और पेंटागन के अधिकारी ईरान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहे थे। एक अधिकारी ने अमेरिकी मीडिया को यह भी बताया कि उन्हें बिल्कुल भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। ट्रंप की धमकी के बाद ईरान के अंदर से सिविलियंस के घर छोड़कर जाने की खबरें आने लगी थी। सोमवार की सुबह डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में ईस्टर सेलिब्रेशन कर रहे थे, बच्चों के साथ बातें कर रहे थे और ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ लोगों से फोन पर बात कर रहे थे। मीडिएटर के जरिए जब अमेरिका को ईरान का 10 सूत्रीय काउंटर प्रपोजल मिला तो अमेरिकी प्रतिनिधि ने उस प्रपोजल को डिजास्टर बताया। इस पूरी वार्ता में पाकिस्तान मीडिएटर बना हुआ था। अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बात कर रहे थे। इसके अलावा तुर्की और मिस्र के विदेश मंत्री भी बातचीत में एक पुल की तरह काम कर रहे थे। सोमवार की रात को मध्यस्थों को अमेरिका की तरफ से एक प्रपोजल मिला जिसमें 2 हफ्ते की सीज फायर की बात थी। इसके बाद सब कुछ अब मुस्तफा खामनेई के ऊपर था, फैसला उन्हीं को करना था। और सूत्र बता रहे हैं कि पूरी प्रक्रिया में सोमवार और मंगलवार को वो एक्टिवली शामिल थे, लेकिन खामनेई की समस्या ये थी कि उनको हत्या का डर था, वो छिपे हुए थे, इसीलिए वो अपने लोगों से लिखित नोट्स भिजवाकर अपनी बात रख रहे थे। लेकिन सवाल अब ईरान की IRGC के कमांडर्स का भी था। इस युद्ध में उनको बहुत नुकसान हुआ है और वो सीज फायर के लिए राजी नहीं थे, लेकिन अमेरिकी मीडिया के मुताबिक विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने इस डील को स्वीकार करने के लिए IRGC को राजी किया। इसके अलावा चीन भी बैकडोर से ईरान को सीज फायर के लिए कह रहा था, लेकिन आखिर में सोमवार और मंगलवार को सारे बड़े फैसले मुस्तफा खामनेई को लेने थे। अगर खामनेई तैयार नहीं होते तो ये सीज फायर ही नहीं हो पाता। अब देखिए कि सीज फायर संभव कैसे हुआ। मंगलवार की सुबह तक ये साफ हो चुका था कि प्रक्रिया जारी है, लेकिन इसके बाद भी ट्रंप ने ईरान को सभ्यता के खात्मे वाली धमकी दी। उपराष्ट्रपति JD वैंस हंगरी के दौरे पर हैं और वो वहीं से फोन पर पाकिस्तानियों से बात कर रहे थे, लेकिन सवाल इजराइल का भी था कि उसका क्या मानना है। मंगलवार को दिन भर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ट्रंप और उनकी टीम के संपर्क में रहे। हालांकि इजरायलियों की चिंता यह भी थी कि इस प्रक्रिया से उनका कंट्रोल हट रहा है। इसके बाद अमेरिका में जब दोपहर हुई तो यह समझ में आ गया था
कि दोनों ही पक्ष 2 हफ्ते के सीज फायर के लिए मान गए हैं। और फिर इसके 3 घंटे बाद अमेरिका में जब शाम का वक्त हो रहा था तो शहबाज शरीफ का ये पोस्ट आया। भारतीय समय के मुताबिक रात को 12:47 पर शहबाज शरीफ ने एक्स पर यह पोस्ट किया, जिसमें लिखा था कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप से 2 हफ्ते की डेडलाइन बढ़ाने की गुजारिश करता हूं और ईरानी भाइयों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को 2 हफ्ते के लिए खोलने का आग्रह करता हूं। 2 हफ्ते की सीज फायर के बाद इस पोस्ट में लिखी थी। इसके बाद तो ट्रंप को उनके सहयोगियों के बहुत से फोन और टेक्स्ट मैसेजेस आने लगे और ट्रंप को इस प्रपोजल को रिजेक्ट करने को कहा गया। लेकिन ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और सीज फायर पर नेतन्याहू का कमिटमेंट लिया। खबरों के मुताबिक फिर ट्रंप ने पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को डील क्लोज करने को कहा और फिर ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर यह पोस्ट किया। इस पोस्ट के 15 मिनट के भीतर अमेरिकी सेनाओं को हमला रोकने को कह दिया गया। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री की तरफ से भी यह लिखित बयान आया, जिसमें ईरान ने सीज फायर को स्वीकार किया और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार हो गया। What the president did is he basically issued an ultimatum to the Iranians. He said, open up the straits, stop trying to hold the world's economy hostage, and we'll engage in a ceasefire. And that's exactly the agreement that we came to last night. The Iranians have agreed to open up the straits. The United States has agreed to stop attacking. And that, and not just the United States, but also our allies have agreed to stop attacking. And that is the basis of this fragile truce that we have, which is now, 8 to 12 hours. अब ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि हॉर्मुज का क्या होगा और नेतन्याहू कितने दिनों तक इस सीजफायर को स्वीकार करते हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि नेतन्याहू को ट्रंप ने ये आश्वासन दिया है कि अमेरिका शांति वार्ता में ईरान को परमाणु सामग्री हटाने को कहेगा और बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे पर भी बात होगी। हालांकि अमेरिकी और ईरानियों के बयानों में बहुत गैप है। दोनों के दावे अलग अलग हैं और दोनों अपने हिसाब से अपनी जीत बता रहे हैं। इजराइल में जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो शलोम कहते हैं। हिब्रू के इस शब्द का हिंदी में अर्थ होता है शांति, और ये शांति की सुबह की तस्वीर है, जहां आपको पक्षी नजर आ जाएंगे, खिले हुए चेहरे नजर आ जाएंगे। चौक चौराहों पर भीड़ है क्योंकि ये पासओवर त्योहार का आखिरी दिन भी है, जिसे मिमोना कहा जाता है, और ये त्योहार मनाया जाता है दुख के दिन बीतने का, एक नई सुबह का। और ये वाकई में इजराइल के लिए एक पासओवर भी है, क्योंकि इस संघर्ष विराम ने लोगों को एक सुकून दिया है, बच्चों को चौक चौराहों पर आने का मौका दिया है। इसलिए भी मौका दिया है क्योंकि अब सायरन नहीं बज रहे हैं। आप मुझे लगातार रिपोर्टिंग करते हुए देख रहे हैं। मैंने बुलेट प्रूफ जैकेट आज नहीं पहना हुआ है, सर पर भारी भरकम हेलमेट नहीं है। लोग शेल्टर्स की तरफ नहीं भाग रहे हैं बल्कि बीच की तरफ जा रहे हैं, और बीच पर बहुत रौनक है, बहुत भीड़ है, क्योंकि ये छुट्टी के दिन की भीड़ नहीं बल्कि एक सुकून की सुबह की भी भीड़ है, जब लोग राहत महसूस कर पा रहे हैं। क्योंकि बीते कई घंटों से इजराइल में अब सायरन नहीं बज रहे हैं, अलर्ट नहीं आ रहे हैं, और लोग लगातार इस सुबह का मजा भी ले रहे हैं। यहां पर बच्चों को खेलते आप देख सकते हैं। आज तक ब्यूरो। इस सीज़फायर में ईरान और अमेरिका जितनी ही चर्चा पाकिस्तान की हो रही है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने ही दोनों के बीच में सीज़फायर कराया है। लेकिन क्या पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच सही में मध्यस्थता की है, उसकी भूमिका निभाई है, या फिर वो एक पोस्टमैन के रोल में था जो इधर की चिट्ठी उधर कर रहा था? अगली रिपोर्ट में देखिए। सीज फायर के बाद जितनी चर्चा ईरान और अमेरिका की है, उतनी ही पाकिस्तान की भी है, क्योंकि यह कहा जा रहा है कि इस सीज फायर का सूत्रधार पाकिस्तान ही रहा है। और 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में पीस टॉक्स होनी है। पहली नजर में यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि लगती है, लेकिन जानकार बता रहे हैं कि यह सब अमेरिका के बिग प्लान का हिस्सा है। प्लान पाकिस्तान पर अमेरिका की डीप स्टेट ने आज से 4 साल पहले ही काम शुरू कर दिया था। इमरान खान का हटना और फिर शहबाज शरीफ का आना उसी बड़े प्लान का हिस्सा था। आपको याद होगा कि इमरान खान अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में लगातार अमेरिका की दखलंदाजी की बात कर रहे थे। ईरान और अमेरिका के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते में आखिर पाकिस्तान कैसे सूत्रधार बना? इस कहानी की पटकथा कुछ साल पहले लिखी गई।
इसके लिए आपको कैलेंडर के कुछ पन्ने पलटाने होंगे और आपको अप्रैल 2022 में जाना होगा, जब पाकिस्तान में सत्ता का परिवर्तन हुआ। इमरान खान की सरकार का हटना, शहबाज शरीफ की अगुवाई में नई सरकार का आना और साथ ही कई अहम ओहदों पर कुछ महत्वपूर्ण लोगों का बिठाया जाना ये बताता था कि किस तरीके से अमेरिका ने एक प्लान बनाया है, जिसके ईरान प्लान में पाकिस्तान की एक भूमिका है और वो बाद के कुछ सालों में नजर आया। व्हाइट हाउस में सत्ता भले ही जो बाइडेन से डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में आई हो, लेकिन अमेरिका के डीप स्टेट का ये प्लान आगे बढ़ता हुआ नजर आया और यही वजह है कि शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर कदम बढ़ाते हुए व्हाइट हाउस तक पहुंचे, वहां पर नजदीकियां बढ़ाते हुए नजर आए और साथ ही ये संकेत साफ होने लगे कि अमेरिका ईरान में जब भी कोई बड़ी कार्रवाई करेगा तो उसमें पाकिस्तान की एक भूमिका होगी और वो भूमिका एक मध्यस्थ की नहीं हो तो कम से कम एक संदेशवाहक की जरूर होगी। पर सवाल है कि क्यों? आखिर अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत क्या थी? पाकिस्तान तो आर्थिक तौर पर पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था, तो फिर ऐसा क्या हुआ कि अमेरिका को अचानक पाकिस्तान अच्छा लगने लगा? जानकार मानते हैं कि अमेरिका को यह पता था कि आज नहीं तो कल उसका ईरान के साथ युद्ध होगा और इस सूरत में अगर जरूरत पड़ती तो अमेरिका पाकिस्तान का कोई बेस भी ले सकता था। इसके अलावा युद्ध की सूरत में बात करने के लिए भी कोई चाहिए और वो पाकिस्तान के अलावा दूसरा कौन हो सकता था, क्योंकि मिडिल ईस्ट के बाकी अमेरिकी सहयोगियों के साथ ईरान की दुश्मनी है। पाकिस्तान और ईरान दोनों मुस्लिम देश हैं, दोनों के यहाँ सेना की ज्यादा चलती है। 28 फरवरी 2026 को अमेरिका ने इस प्लान को लॉन्च किया तो उसके तत्काल बाद से पाकिस्तान और ईरान के बीच में संपर्क की कड़ियां लगातार बनी रही। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान को फोन करना हो या पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार का लगातार सैयद अब्बास अरागची ईरान के विदेश मंत्री के साथ संपर्क में रहना हो, साथ ही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का वॉशिंगटन डीसी में संपर्क बनाए रखना हो, कहीं न कहीं ये साफ हो चुका था कि पाकिस्तान के जरिए अमेरिका एक बैक चैनल खोल के रखना चाहता है। इसमें पाकिस्तान की भूमिका एक प्रेशर पॉइंट के तौर पर भी रही, क्योंकि पाकिस्तान और ईरान के बीच में 900 किलोमीटर की सीमा है। साथ ही दोनों के ऐसे देश हैं जहां पर IRGC और पाकिस्तान की फौज, यानी जहां सेना की वर्दी में बैठे लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण है और इन दोनों ही देशों के बीच में केवल इस्लाम का नाता नहीं है, बल्कि दोनों के बीच में सैनिक सत्ता का भी नाता है और दोनों के बीच में ये जो संपर्क था वो कहीं न कहीं अमेरिका के लिए फायदेमंद भी साबित हुआ, कारगर भी साबित हुआ। इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान को बहुत पहले ही सेट करना शुरू कर दिया था। अब सवाल यह भी है कि इससे पाकिस्तान को क्या हासिल हुआ। तो पहली बात तो यह है कि ऐसे हालात में जब पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पर है, उसे कुछ अमेरिकी इमदाद मिल जाएगी। अमेरिका के कहने से शायद उसे वर्ल्ड बैंक या IMF से थोड़ा लोन भी मिल जाए, लेकिन यह भी संभव है कि अपना काम निकल जाने के बाद अमेरिका पाकिस्तान को ठेंगा दिखा दे। इसमें पाकिस्तान ने हासिल क्या किया ये भी देखना महत्वपूर्ण है। पाकिस्तान ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय छवि को भले ही सुधारा हो, पाकिस्तान ने अपने लिए अमेरिका के दिल में कुछ करीबी जरूर बढ़ाई हो, लेकिन उसके ऊपर अब भी एक आतंकवाद समर्थन करने वाले देश का दाग लगा हुआ है और ये दाग उसके लिए धोना आसान नहीं है। पाकिस्तान की कोशिश होगी कि अमेरिका से इस नजदीकी का लाभ IMF से और ज्यादा पैसे लेने और साथ ही अपने खिलाफ लगे हुए कुछ प्रतिबंधों को हटवाने के लिए किया जाए, लेकिन अमेरिका जो कि लेन देन में भरोसा करता है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो कि डील में भरोसा करते हैं, वो पाकिस्तान को ये डील कितने हद तक दे पाएंगे और कैसे दे पाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के लिए अपनी यूटिलिटी साबित की है, यानी जिसे कॉन्ट्रैक्ट स्टेट कहा जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट स्टेट की भूमिका में उस बिल को पाकिस्तान ने फिट किया। प्रणय उपाध्याय, इजराइल, आज तक। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। दरअसल अब ईरान ने आपत्ति जताई है, जिस तरह इजराइल ये कह रहा है कि लेबनान का वो इलाका हम छोड़ेंगे नहीं, तो लेबनान पर जो हमले हो रहे हैं उसको लेकर ईरान जो है वो भड़का है। अब आप इजराइल को समझिए, इजराइल ये कह रहा है कि हमें अपना बफर जोन बनाना है और इसलिए हम ये लेबनान का जो इलाका है वहां पर हमला करते रहेंगे, लेकिन ईरान को अब ये पसंद नहीं आ रहा है। ईरान कह रहा है कि अब हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ईरान की फास्ट न्यूज एजेंसी के हवाले से ये खबर है कि हवाई क्षेत्र के उल्लंघन का जवाब दिया जाएगा। IRGC ने कहा है कि अगर आप लेबनान में भी हमला करते हैं तो उसे युद्ध विराम के उसमें नहीं मानेंगे। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, सऊदी में 9 ड्रोन को मार गिराया गया है। यानी अभी भी आप एक तरीके से देखिए, भले सीज फायर की घोषणा हो गई हो लेकिन पूरी तरीके से ये हुआ नहीं है। सऊदी अरब ने ड्रोन इंटरसेप्ट करने का दावा किया है।
और ये ईरान की तरफ से ही क्या हमले ही, क्योंकि सऊदी ने 9 ड्रोन को मार गिराया है, ये दावा हो रहा है। यानी ईरान रुक नहीं रहा है। ईरान ने एक बार फिर से ये भी धमका दिया कि अगर लेबनान पर हमला होगा तो वो वापस से इजराइल पर हमला करेगा। इस बीच सऊदी से भी खबर आ रही है कि 9 ड्रोन को वहां मार गिराया गया है। यानी ये हमले अभी रुक नहीं रहे हैं। सीज फायर की बात हो गई कि 2 हफ्ते हमने एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे, लेकिन अभी हकीकत में ये नजर नहीं आ रहा है। हमले अभी भी हो रहे हैं। हाँ, उनकी संख्या, उनकी मात्रा कम जरूर हो रही है, लेकिन फिर भी सऊदी जिस तरह से दावा कर रहा है कि 9 ड्रोन को मार गिराया गया है। फिलहाल विशेष में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आज तक।